Welcome back to the bioenergetics. In my last lecture, I have discussed that the Robert Hill told us the photosynthesis process consists of two phases. One is called light-dependent reaction, and the other one is called light-independent reaction. And we have discussed the differences between two phases. आज बात करते हैं इसके डिटेल्स पे कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जैसा कि हमने कल लास्ट लेक्चर में बात की थी कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के लिए डायरेक्ट हमें लाइट एनर्जी रिक्वायर। रॉबर्ट हिल ने एक मॉडल पेश किया था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये एक साहब हैं, ये आप जानते हैं बचपन में आपने लीवर की टाइम पढ़ी थी, सॉ है। इस पर एक बॉल यहां रखी हुई है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी 0 है। ये साहब हैमर इसमें मारते हैं तो इनकी फोर्स ये एनर्जी है यहां ट्रांसफर होती है, यानी कन्वर्जन हो रही है, ये एनर्जी यहां कन्वर्ट हो रही है और इसकी वजह से ये बॉल मूव करती हुई ऊपर चली। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। यहां पर आके ये साहब इस बॉल को कैच कर लेते हैं और फिर ये बॉल को छोड़ देते हैं। जब ये बॉल को छोड़ते हैं तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी यहां पर ये बॉल आके टकराती है ये मूविंग व्हील पर, और जब ये मूविंग व्हील पे बॉल टकराती है तो होता क्या है कि ये व्हील चलना शुरू हो जाता है, यानी इस बॉल की एनर्जी इस व्हील में कन्वर्ट हो जाती है। या इसमें अब अगर इसके साथ डायनामो लगा हुआ है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है तो ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर इस बैटरी के अंदर स्टोर हो जाती है। अब सूरत हाल क्या होती है? अब सूरत हाल ये होती है कि ये बॉल बिल आते इसके साथ टकराती, इसे मूव करती, अपनी एनर्जी यहां कन्वर्ट करती हुई यहां पे भी एक और शीशा है और इस शीशा को इसमें भी एक बॉल रखी हुई। जैसे ये बॉल यहां टकराती है इसकी एनर्जी यहां ट्रांसफर होती है और दूसरी बॉल यहां से शिफ्ट करती है। ये साहब यानी ये फिर पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल की इंक्रीज हो जाती है और ये इसको यहां रख देते हैं, यानी ये एनर्जी यहां पर स्टोर हो जाती है। अब हमारे पास इस बॉल की एनर्जी कितनी जगह स्टोर हुई है? 2 जगह स्टोर हुई है और बेतहाशा जगह कन्वर्जन हुई है। एक एनर्जी यहां कन्वर्ट हुई है, दूसरी एनर्जी यहां कन्वर्ट हुई है, तीसरी एनर्जी यहां कन्वर्ट हुई है, चौथी एनर्जी यहां कन्वर्ट हुई और ये स्टोर हो गई, यहां पे भी स्टोर हो गई, यहां पे भी स्टोर हो गई। यही सारा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब हम इन्हें टेक्निकल टर्म्स में इसकी बात करते हैं। जब हम टेक्निकल टर्म्स में इसकी बात करेंगे तो हमारे पास ये क्या है? ये हमने कहा था कि हमें किसकी जरूरत है? लाइट की जरूरत है। और जब हमें इसकी लाइट की जरूरत है तो हम क्या कर रहे हैं? हम इसे फोटोन को इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइट रिएक्शन की टेक्निकल टर्म्स पर आते हैं। अभी तो हमने एक मॉडल को एक्सप्लेन किया था कि कहां कैसे कन्वर्जन हो रही है, कहां स्टोरेज हो रही है यहां पर। अब हमने यहां पर अगर आप देखें तो ये क्या है? ये बेसिकली फोटोन है। ये फोटोन क्या कर रहा है? ये फोटोन जब स्ट्राइक करता है आकर किसी मेटल के साथ तो उसको क्या कर देता है? ये बॉल्स किसको जाहिर कर रही हैं? इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर कर रही है। और ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं। ये साहब जो यहां टावर पे खड़े हुए ये कौन है? ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और ये टावर और ये सिस्टम इसके साथ जो लगा हुआ है ये क्या है? ये फोटो सिस्टम 2 है, जो हम कहां बात कर चुके हैं? रिएक्शन सेंटर में बात कर चुके। ये इलेक्ट्रॉन यहां गया और इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्साइटेड स्टेट पर स्टेबल नहीं होता। ये आप कहां पढ़ चुके हैं? बोर्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ चुके। क्या होगा? ये वापस अपने ग्राउंड लेवल पर आएगा। जब ये ग्राउंड लेवल पर आ रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है? ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। इसका नाम है एटीपीएज कॉम्प्लेक्स। और ये क्या चीज है? बैटरी। ये बेसिकली एटीपी मॉलिक्यूल है।
यानी इस फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ली, इलेक्ट्रॉन ले एक्साइट होकर इसके पास पहुंचे और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के जरिए होते हुए यहां पहुंचे और उसकी एनर्जी, जो इस फोटोन की एनर्जी थी, उसका कुछ हिस्सा कहां पर स्टोर हो गया, एटीपी में स्टोर हो गया। और हमने इस प्रोसेस को क्या कहा था, फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब क्या हुआ, अब फिर ऐसा ही हुआ, यहां पर एक और फोटो सिस्टम था और इसका नाम था फोटो सिस्टम 1। यहां पर फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हुई, ये दोबारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते होते कहां पहुंचा, यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा। ये आपके पास फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये जो साहब खड़े हुए। और ये बास्केट जिसमें जाकर ये स्टोर हो गई है, ये क्या थी, ये NADP थी। अब इसको स्टोर करके इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी को स्टोर करके ये रिड्यूस होके क्या बन गया, NADPH2 बन गया। जो दो सीसॉ आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में भी कौन से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए है, लेकिन इनकी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो डिफरेंट है। क्यों, इसलिए कि इनके ऊपर डिफरेंट प्रोटीन कोट्स हैं, जिसकी वजह से इनकी एब्जॉर्प्शन लेवल डिफरेंट हो जाती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, P680 यानी पिगमेंट 680, यानी ये 680 नैनोमीटर वाली वेव लेंथ के फोटॉन से एक्साइट होते हैं। और यहां पर P700 यानी ये कौन से 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाले फोटॉन्स या क्वांटा को क्या करते हैं, उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास एक मॉडल आ गया। हमने करना क्या था, यहां पे दो मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी को स्टोर करना था। कौन सी एनर्जी को, इस लाइट एनर्जी को। अब हमने इस लाइट एनर्जी को इस रिएक्शन सेंटर के अंदर, इस एंटीना कॉम्प्लेक्स के जरिए, इन फोटो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कैरियर के जरिए क्या कर लिया, यहां एटीपी बना ली, फोटोफॉस्फोरेशन, और यहां रिडक्शन ऑफ NADPH2 कर ली। कल मैंने बात की थी कि लाइट रिएक्शन 4 डिफरेंट प्रोसेसेस पे मुश्तमिल होता है। पहला प्रोसेस मैंने क्या कहा था, पहले मैंने कहा था फोटोलाइसिस। ये कहां होता है, ये फोटोलाइसिस, ये बाद में बात कर, लेकिन व्हाट इज फोटोलाइसिस? फोटोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करना है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का खेल किससे चलता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। हमने शुरू में ही बात की थी कि photosynthesis and respiration both are oxidation and reduction process because energy move or convert through oxidation and reduction process from one molecule to the another molecule। और वो किसके जरिए होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जरिए। हमने पहले लेक्चर के अंदर ये बात कर ली थी। तो आज हमें चाहिए, तो फोटोलाइसिस के जरिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ये खुद ब खुद यूनिक रिएक्शन है जो कहीं दुनिया में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होता है और कहीं हो ही नहीं सकता। और वहां पे भी किसकी मदद से होता है, बहुत सारे कोएंजाइम्स की मदद से होता है। ये बहुत सारे कोएंजाइम्स, मैंने ये बात की थी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर कंबाइनली काम करें तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहां पे भी मैंने लिख दिया है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम्स।
अब को एंजाइम्स लिखा है, इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स है, तो हम उस कॉम्प्लेक्स को कौन सा कॉम्प्लेक्स कहते हैं? जेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये कहां मौजूद है? एट थायलैकोइड मेम्ब्रेन। ये थायलैकोइड मेम्ब्रेन पर मौजूद है। अब यहां पर कौन सा प्रोसेस होगा? हमने कहा था, हमने ये बात की थी कि थायलैकोइड मेम्ब्रेन अब ये वाटर मॉलिक्यूल है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन या प्रोटॉन और हाइड्रो ऑक्सीडाइड। इसके पास तो कुछ नहीं बचा। न्यूक्लियस तोड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत एनर्जी चाहिए न्यूक्लियस, और अगर एनर्जी बहुत सारी हम प्रोवाइड करते फिर उसके बाद जो एनर्जी निकलेगी उसको हम संभाल नहीं सकेंगे। इसीलिए मत छेड़ मलंगा नहीं, बोले इस मलंग को तो छेड़ना ही नहीं है, हम सब कुछ करेंगे इसके साथ। लेकिन चलिए हम एक मॉलिक्यूल नहीं लेते, हम कितने मॉलिक्यूल ले लेते हैं? 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। यहां पे भी 2 प्रोटॉन हो जाएंगे और 2 हाइड्रोक्साइड। अब काम जो होता है इनको एंजाइम्स का, और मैंने जैसे कहा था बड़ा यूनिक रिएक्शन होता है। यहां पे ये 2 हाइड्रोक्साइड, एक आम से स्टूडेंट की तरह अगर मैं बात करूं जो केमिस्ट्री इनिशियल लेवल पे जानता है, सिर्फ एटम्स के नाम जानता है, न्यूक्लियस को जानता है, तो अगर मैं ये कहूं कि यहां क्या चीज मौजूद, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम मौजूद हैं, 2 हाइड्रोजन एटम। इन दोनों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं? इन दोनों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं। ये ज्यादा थे, इसने किसी से छीने थे, हाइड्रोजन से छीने थे, वो चोरों को पड़ गए मोर, बोले तुमने उससे छीने थे, मैं तुमसे छीन लेता हूं। ये कोएंजाइम ने 2 इलेक्ट्रॉन अलग कर लिए। अब क्या बच गया? 2 हाइड्रोजन बच गए, 2 ऑक्सीजन बच गए। उस 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से वापस क्या मिल गया? 1 वाटर मिल गया। अब क्या बच गया? 2 हाइड्रोजन मैंने इस्तेमाल कर लिए, इसमें से 1 ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लिया। ये सब किसकी मदद से हो रहा है? इन कोएंजाइम्स की मदद से हो रहा है। और अब क्या बच गया? 1 ऑक्सीजन बच गया। अगर मैं इस पूरे रिएक्शन को समअप कर दूं तो बड़ी मजेदार बात नजर आएगी कि मैं लेकर चला था 2 वाटर, खर्च कर आया सिर्फ 1 वाटर, और वापस ले आया 1 वाटर। बेटा खर्चा के 2 रुपए ले गए थे, खर्चा कितना किया? अब्बा 1 रुपए का खर्चा किया, 1 वापस बचा के लाया हो। ठीक, तो मैं अगर इसे सम अप कर दूं तो ये मेरे पास क्या हो गया? 2 वाटर मॉलिक्यूल हो गए, 2 हाइड्रोक्सिल हो गए, ये मेरे पास 2 हाइड्रोजन आइन हो गए, मेरे पास 2 हाइड्रोक्सिल आइन हो गए, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 वाटर हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया। ये एटम है, मैं ऐसे लिख देता हूं। अब क्या हुआ? ये 2 हाइड्रोक्सिल आइन इधर भी है, 2 हाइड्रोक्सिल आइन इधर भी है। मैंने दोनों को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, क्योंकि इधर भी है इधर भी, दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया। इधर लेकर आता वैसे ही माइनस हो जाता, खत्म हो गई कहानी। 2 वाटर मॉलिक्यूल थे, 1 वाटर मॉलिक्यूल अगर मैं इधर लेकर आता हूं माइनस, तो बचा कितना मेरे पास? 1 वाटर मॉलिक्यूल। यानी मैंने वही जो बात की थी, ये खर्चा कितना हुआ? 1 वाटर मॉलिक्यूल। यहां क्या बचा? 2 हाइड्रोजन आइन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन, वाटर में पहले ही माइनस कर चुका हूं। बचा क्या? ऑक्सीजन। ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर क्या बना लेगी? ये ऑक्सीजन गैस बना लेगी और कहां भाग जाएगी? एनवायरमेंट में भाग जाएगी। ये लीजिए, मैंने शुरू लेक्चर्स में बताया था कि हमें वाटर से क्या क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, प्रोटॉन मिलते हैं और ऑक्सीजन गैस मिलती है। ये ऑक्सीजन गैस मिल गई, यानी मैंने लिए 2 वाटर के बगैर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं था। हमने लिए 2 मॉलिक्यूल, लेकिन हमारे पास इस्तेमाल कितने हुए? हाउ मेनी यूटिलाइज? ओनली 1 यूटिलाइज। बट हाउ मेनी रिक्वायर्ड? 2 रिक्वायर्ड। हाउ मेनी यूटिलाइज? 1 यूटिलाइज। सो 1 वाटर मॉलिक्यूल से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन भी मिल गए, 2 प्रोटॉन भी मिल गए। और मैंने करना क्या था? इस पूरे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के लिए मुझे चाहिए क्या था?
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये मैंने हासिल कर लिए, इससे ज्यादा मुझे चाहिए नहीं था। ये ऑक्सीजन भाग गई। ये ऑक्सीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी, क्योंकि हम इसे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? रेस्पायरेशन में, तमाम लिविंग ऑर्गन रेस्पायरेशन में, और आपके एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन को मेंटेन रखने का ये वाटर काम कर रहा है। कमाल है। अभी तो मैंने फोटोसिंथेसिस शुरू ही नहीं किया, पहले ही बेनिफिट मिल गया। कोई ऐसा प्रोसेस होगा, आज दुकान खोली, पहले दिन मुनाफा। तो ये जो है बिजनेस के अंदर मुनाफा ही मुनाफा आ रहा है मेरे पास, ये आ गया। दिस इज फोटोलाइसिस। अब हमारे पास सवाल पैदा होता है, आपको याद होगा कि जब मैंने फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल रिएक्शन लिखा था, तो लिखा था 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर मॉलिक्यूल, और यहां पर मैंने लिखा था C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन और फिर 6 वाटर लिखा था। यानी कितने? डबल। यहां पे भी मैंने डबल लिए हैं, उतने आधे वापस आ गए। यहां पे भी 12 लिए हैं, 6 वापस आ गए, इस्तेमाल 6 हुए। तो इसका मतलब है कि हमें रिक्वायर कितने होंगे? 12। यूटिलाइज कितने होंगे? 6। तो वापस कितने मिल जाएंगे? 6। इस इक्वेशन को देख के बड़े आसानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों हम ये ऐसे लिखते हैं। इसलिए कि अगर हम ये अमाउंट नहीं लेंगे डुअल, तो हमारा रिएक्शन काम नहीं कर सकेगा। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अब हम चलते हैं इससे आगे की तरफ। ये बात अगर हमारे पास, ये पूरा लाइट रिएक्शन यही है, लेकिन अब हम चलते हैं सेल में, और सेल के साथ क्लोरोप्लास्ट में, कि ये सारा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर ये सब प्रोसेस होता कैसे? ये सब प्रोसेस, अब ये आपके जहन में रहना चाहिए। ये एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, ये आपके जहन में रहना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन कहां काम आएंगे, ये प्रोटॉन कहां काम आएंगे। यहां पर ये आपकी फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रही है, यहां आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है। ये सारा, ये फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है। एनएडीपी की रिडक्शन है। 4 स्टेप्स पे हमने बात की। एक और सवाल जो आमतौर पे स्टूडेंट के जहन में आता है कि साहब ये पहले है तो इसे फोटो सिस्टम 1 होना चाहिए, ये बाद में है तो इसे फोटो सिस्टम 2 होना चाहिए। अक्सर व बेशतर स्टूडेंट मुझसे ये सवाल करते हैं। याद रखिए कि नेचर के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहां से शुरू हुआ था? प्रोकैरियोट से। फिर ये कहां आया था? एल्गी में आया था। जब क्लोरोप्लास्ट प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ था, उस वक्त ये सिस्टम नहीं बना। इसका मतलब है नेचर के अंदर जो पहले सिस्टम डेवलप हुआ है वो ये है, और इवोल्यूशन होने के बाद, यानी इवॉल्व होके फिर एक और सिस्टम इसके साथ इंटरलिंक्ड हो गया 2। तो जो स्कीम, हाउसिंग स्कीम खासतौर पे पहले बसती है, पहले बनती है, पहले अनाउंस होती है, उसका नाम फेज 1 होता है। और जो बाद में अनाउंस होती है, तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द ओल्डेस्ट वन, एंड दिस वन इज डेवलप इवॉल्व आफ्टर it. That's why we give name PS2 as well as PS1. अब चलते हैं दोबारा हम सेल में, हम चलते हैं क्लोरोप्लास्ट में, और फिर हम इस सारी चीजों को जो हमने यहां पर डिस्कस की हैं, इनको वहां चलकर डिस्कस करते हैं कि वहां ये काम कैसे करता है। लेकिन हमारे जहन में क्या चीज रहनी चाहिए? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। इसलिए कि ये सारा फोटोसिस्टम, फोटोसिंथेसिस यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो कहां रहा है? ये सारा के सारा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर हो रहा है। और मैं फिर दोबारा से ये क्लोरोप्लास्ट बना लेता। जब मैं ये क्लोरोप्लास्ट बनाता हूं तो मेरे पास ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन आ जाता है। इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर मैंने ये कल बात की थी कि ये स्टैग्ड थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन का मैं एक फोल्ड आपको निकाल के बाहर दिखाता हूं। अब इस फोल्ड के चारों तरफ क्या चीज मौजूद है? स्ट्रोमा मौजूद है। इसका मतलब है इस मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे क्या है? स्ट्रोमा है।
और अंदर क्या है? खाली जगह है। और खाली जगह को हम क्या कहते हैं? ये रहा मेरे पास खाली जगह, इसके अंदर इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ल्यूमिन कहते हैं। अब आप इस मेम्ब्रेन के अंदर, अगर फर्स्ट इस मेम्ब्रेन के अंदर आप डिस्क्रीट लेवल देखें, बिल्कुल नैनो लेवल देखें, कि इस मेम्ब्रेन के भी अंदर पूरा ये जो मैंने जितना बड़ा भी फोटो यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात की है, पूरा के पूरा इस मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। इमेजिन, विजुअलाइज कीजिए नेचर को, बनाने वाले की कुदरत को विजुअलाइज कीजिए कि उसने क्या कमाल की दुनिया बनाई है कि इतने डिस्क्रीट लेवल पर जाकर ये सब कुछ किया है। गेटिंग माई पॉइंट माई डियर स्टूडेंट्स? तो फिर क्या हो रहा है कि मैं इस मेम्ब्रेन का, यानी मेम्ब्रेन का अंदर वाली साइड किससे टच कर रही है? अंदर वाली साइड टच कर रही है ल्यूमिन से, और बाहर वाली साइड को टच कौन कर रहा है? स्ट्रोमा टच कर रहा है। अब मैं ऐसा करता हूं, मैंने ये भी आपने 4th चैप्टर में ये भी पढ़ा है, जितनी भी मेम्ब्रेन है, लिविंग मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सब फॉस्फोलिपिड में इतना सा पीस ले लेता हूं और ये फर्ज कर लेता हूं कि यहां ये सारा लाइट रिएक्शन हो रहा है। तो मैं क्या करूं? मैं ये डबल फॉस्फोलिपिड लेयर है, तो मैं ऐसा करता हूं, ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, ये दूसरा सारी मेम्ब्रेन में ऐसा ही होगा। आप उर्दू का शेर लिखते हैं एग्जाम के अंदर तो क्या करते हैं? पहले मिसरे के शुरू के 2 लफ्ज लिख देते हैं, फिर टिक 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 लगा देते हैं, यानी ये कंटिन्यू है, फिर नीचे भी टिक 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 लगा दूसरे मिसरे में भी, और आखिर के 2 लफ्ज लिख दे। तो मैं भी यही करता हूं कि यहां पर कुछ फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स आपको दिखा देता हूं, ये रहे, और फिर आप इस लाइन से कंसीडर कर लीजिए कि ये कंटिन्यू है। ठीक, आप इस लाइन से भी कंसीडर कर लीजिए ये कंटिन्यू है, और ये फिर वही फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ठीक ना? अब सूरत हाल क्या हो गई आपके पास? ये जो आपको एक बारीक सी मेम्ब्रेन नजर आ रही है, इसे मैंने मैग्नीफाई कर दिया है। जो इतनी बारीक सी थी, अब आपको इतनी मोटी सारी नजर आ रही है, और ये फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। इसके बाहर वाला साइड कौन सा है? ये स्ट्रोमल साइड है, स्ट्रोमल साइड। और ये कौन सा साइड आ गया? ल्यूमिन साइड। और यहां पर मेरे पास क्या है? यहां पर एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है जेड कॉम्प्लेक्स। और अभी हम बात कर रहे हैं कि जेड कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा? जेड कॉम्प्लेक्स पे फोटोलाइसिस होगा, यानी यहां क्या चीज? वाटर मॉलिक्यूल। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन होगा, और वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर क्या देगा हमें? हमें 2 इलेक्ट्रॉन देगा। हमें क्या देगा? हमें 2 प्रोटॉन देगा। और हमें क्या देगा? और हमें इसके साथ साथ हमें ये क्या दे देगा? ये ऑक्सीजन दे देगा। चलें, मैं डायरेक्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिख देता हूं, क्योंकि एक वाटर से नहीं मिलता एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ये ऑक्सीजन कहां चली जाएगी? हवा में आजाद हो जाएगी। तो बचा क्या हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। अब मैं फिर दूसरी चीज यहां क्या होगी? दूसरी चीज हमारे पास यहां पर फोटोसिस्टम 2 है। और फोटोसिस्टम 2 के अंदर हमारे पास सबसे अहम क्या है? एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर क्लोरोफिल ए का P680। और क्लोरोफिल ए के अंदर या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की हमने बात की थी जब, तो
कहा था कि वहां पर एक ही मेटल है और वो है मैग्नीशियम। यहां पर आप जब इंटर में आएंगे तो आप एक प्रोसेस पढ़ेंगे जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कि जब फोटॉन्स किसी मेटल पे गिरते हैं और उनकी एनर्जी मैच कर जाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो वो क्या करता है, अपनी एनर्जी मेटल को ट्रांसफर करके उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है, यानी उसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है, निकाल देता है और वो एक्साइट होकर बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने फर्स्ट ईयर में आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा है। आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता है कि जब एनर्जी गैसेस मॉलिक्यूल्स को मिलती तो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन, जब वो एनर्जी, उतनी एनर्जी मिल जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। बिल्कुल यहां पे भी ऐसा ही होगा। जब इसकी एनर्जी मैच किससे होगी, उस मैग्नीशियम की जो यहां मौजूद है, वो 680 नैनोमीटर वाले फोटॉन्स जब यहां के टकराएंगे तो मैग्नीशियम के अंदर मौजूद आउटर मोस्ट में, मैंने यह भी बताया था कि ये सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वो साइमल्टेनियसली एक एक करके ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये एक्साइट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होंगे तो सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे और उस प्राइमरी, जो अभी मैंने टावर पे खड़ा हुआ दिखाया था एक आदमी, वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था किसका, फोटो सिस्टम 2 का, और उसका नाम क्या है, थियोफाइटिन। फिर हम ये भी बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्साइटेड लेवल पर स्टे नहीं करते, वो वापस स्टेबल होने के लिए कहां आते हैं, और जब वो ग्राउंड लेवल पर वापस आते हैं, ये भी बोल्स ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन को जब वापस आता है तो उसमें से क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी जब रिलीज, इसीलिए कहा था डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता। अब जब ये वापस आ रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, ये किसके पास आएगा, ये सबसे पहले प्लास्टोक्यूनॉन के पास आएगा। पहले ये रिड्यूस हुआ था इलेक्ट्रॉन लेके, अब उसने इलेक्ट्रॉन दे दी, ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस हो गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम के कॉम्प्लेक्स के पास, यानी यहां साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी मॉलिक्यूल्स होंगे और कॉम्प्लेक्स बना होगा, वहां पर मूव करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो इसमें से क्या निकल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ये एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है, और इसी एनर्जी को क्या करेंगे, हम यूटिलाइज करेंगे किसके अंदर, एटीपी बनाने के अंदर ये यूटिलाइज। फिर ये साइटोक्रोम से फिर कहां चले जाएंगे, फिर ये प्लास्टोसाइनिन के पास आएगा। अब साइटोक्रोम क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से हमारे पास ये फोटोसिस्टम। अब ये एनर्जी कहां, फर्ज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए ये यहां पर स्टोर होती जा रही है, किसके अंदर, इसलिए बनी। यहां से हमारे पास कौन सा सिस्टम चलेगा, यहां से हमारे पास अब फोटो सिस्टम 1 रन करेगा। यहां पर भी क्या होगा, यहां पे भी क्योंकि क्लोरोफिल ए का स्पेशल मॉलिक्यूल मौजूद है P700, और जब ये P700, तो इसका मतलब है कि 700 नैनोमीटर वाले फोटॉन्स इसको एक्साइट करेंगे, ये यहां आके स्ट्राइक करेगा, तो क्या हो गया, यहां से भी। और यहां कौन है, यहां पर आपके पास आयरन सल्फाइड एज ए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे, ये फेरिडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास, और फिर ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे NADP के पास। अब NADP इलेक्ट्रॉन भी लेगा और साथ साथ यहां मौजूद प्रोटॉन्स, यहां पर अब ये प्रोटॉन्स कहां से आए ये मैं बाद में बताऊंगा। ये प्रोटॉन्स जो है यहां से लेगा। इस तरीके से ये NADP इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन
और इलेक्ट्रॉन में मौजूद एनर्जी लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, एक एनर्जी यहां स्टोर हो रही है जो इस फोटोन की है, एक एनर्जी हमने यहां स्टोर कर दी है जो इस फोटोन की है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आए। प्रॉब्लम्स क्या आए हैं? पहला प्रॉब्लम यह है कि यहां जो क्लोरोफिल ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वो जो निकल गए। अब ये सिस्टम काम नहीं करता और हम नहीं चाहते ये सिस्टम इनइफेक्टिव हो जाए। ये सिस्टम चलता रहे, फोटॉन्स टकराते रहे, इलेक्ट्रॉन निकलते रहे। वो जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले थे वो तो निकल के भाग गए। अब मजीद इलेक्ट्रॉन कहां से लाऊं? कोई मसला नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये यहां से कहां हो जाएंगे, यहां ट्रांसफर हो जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएंगे तो अब क्या होगा? अब सूरत हाल ये होगी कि ये तो बन गए, लेकिन यहां पे भी तो ऐसा ही हुआ था। डोंट वरी, मैंने इलेक्ट्रॉन की फैक्ट्री इसीलिए शुरू में लगाई थी। वो इलेक्ट्रॉन की फैक्ट्री कहां है? फोटोलाइसिस जेड कॉम्प्लेक्स के पास है। जैसे जैसे वाटर टूटते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर निकल गया, डोंट वरी, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, डोंट वरी, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। इसका मतलब है बेसिकली इलेक्ट्रॉन किसके यूज हो रहे हैं? इनमें से किसी के यूज नहीं हो रहे। इन्हें तो अपने इलेक्ट्रॉन वापस मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यूज किसके हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन तो वाटर के यूज हो रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन भाग गए, बोले कोई मसला नहीं, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मुझे लाके दो, बोले ये लो। बोले मेरे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, बोले कोई मसला नहीं, ये लो। इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां आया, 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 यहां से चला, यहां से चला, यहां पहुंचा, यहां से, यहां से, यहां से। कभी वापस आया? बोले वापस नहीं आया। मैंने क्या कहा था? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रही है, चलता जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या हुआ? कभी वापस नहीं आया। मैंने क्या कहा था? ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। वो अकबर इलाहाबादी ने कहा था ना, हुए इस कदर मुहज्जिब, कभी घर का मुंह न देखा, कटी उम्र होटलों में, मरे अस्पताल जाके, एक दफा घर से निकल गए, वापस पलट के नहीं आए। वो एक किसी क्लास में उस्ताद ने पूछा अंग्रेजी आती? बोले हाँ सर, ये कौन सा मसला है, आपने इतनी कुछ सिखा दी है। बोले अच्छा, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो कि वो ऐसा गया कि फिर पलट के नहीं आया। बोले सर ये कौन सा मसला है कि ही वेंट, ऐसा वेंट कि वेंट ही वेंट। तो यहां पे भी ऐसा ही हुआ कि ही वेंट, ऐसा वेंट कि वेंट ही वेंट। ये चला गया, वापस पलट। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? नॉन साइक्लिक प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब तक कितने प्रोसेस हो गए हमारे पास लाइट रिएक्शन के? अब तक हमारे पास 3 प्रोसेसेस हो गए लाइट रिएक्शन के। एक फोटोलाइसिस, ये कंप्लीट हो गया, ये फोटोलाइसिस यहां पे। दूसरा प्रोसेस हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये आ गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तीसरा हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा? तीसरा हमारे पास प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ NADP into NADPH2, ये भी हो गया। लेकिन अभी हमारे पास मेरे 2 हाथ हैं, लेकिन एक ही हाथ से लिख सकता हूं, एक मुंह है उसी से बोल सकता हूं। 2 प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। वो प्रोसेस हो क्या रहे? वो ये भी हो रहा है और यहां फोटोफॉस्फोरिलेशन भी हो रहा है, जैसे मैंने आपको बैटरी दिखाई थी। अब क्या किया जाए? अब मैं आपको वो प्रोसेस भी दिखाता हूं जो यहां हो रहा है। आपके पास प्रोटॉन यहां आते रहे, कहां जमा होते रहे? यहां पे जमा होते रहे। ये प्रोटॉन यहां पे जमा होते रहे, ये प्रोटॉन यहां जमा हो रहे। जितने वाटर टूटते गए, प्रोटॉन यहां जमा, वाटर टूटते गए, प्रोटॉन यहां जमा होते चले गए। समझ में आ गई बात? यहां पर अगर कोई प्रोटॉन थे तो वो यूटिलाइज करता चला गया। अब क्या हुआ? इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट डेवलप हो गया, यानी हाइड्रोजन आयन का फर्क डेवलप हो गया। यहां हाइड्रोजन आयन कम हो गए मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ हाइड्रोजन आयन मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या हो गया? हाइड्रोजन आयन की तादाद बढ़ गई। और आप हमेशा पढ़ते आए कि चीजें हायर कंसेंट्रेशन से हायर क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी की तरफ मूव करती है। लेकिन यहां तो मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन आप पढ़कर आके डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको अलाउ करती है वो जा सकता है, जिसको अलाउ नहीं करती वो नहीं जा सकता। अब ये हाइड्रोजन यहां से यहां कैसे जाए?
अब ये भी आप पढ़ चुके हैं कि इसके लिए मेम्ब्रेन के पास स्पेशल प्रोटीन चैनल्स होते हैं। यहां पे भी ऐसा ही है, यहां पे भी क्या है, यहां पे भी स्पेशल, मैं यहां बनाने का, यहां सारा टिपिकल हो जाएगा। एक चीज और जो आपको बताता चलूं, ये जो पीक्यू साहब हैं, चलिए अब सूरत ये बाद में बताएंगे। अब हुआ क्या कि यहां पर हमारे पास एक, जो मुझे यहां बनाना था यहां बना दे, ये एक चैनल है जो कि प्रोटीन का बना है। बहुत सारी प्रोटीन्स हैं यहां पे भी, बहुत सारे कोएंजाइम्स हैं यहां पे भी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइड्रोजन पंप कहते हैं। हाइड्रोजन आयन पंप, यहां से हाइड्रोजन आयन गुजर के जाते हैं। इसको हमने हाइड्रोजन आयन डोर भी कहते हैं, चैनल्स भी कहते हैं। ये पंप भी क्यों कहा है, इसलिए कहा कि पंप के अंदर एनर्जी यूटिलाइज होती। तो यहां पे भी क्या होगा, एनर्जी, कौन सी एनर्जी यूटिलाइज होगी, ये वाली एनर्जी यूटिलाइज होगी। और यहां से अब हाइड्रोजन आयन यहां से यहां मूव करेंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कीमो ऑस्मोसिस कहते हैं। कीमो ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी क्या हो रहा है, यहां से हाइड्रोजन आयन मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं, इसलिए कि यानी मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन थ्रू हाइड्रोजन पंप due to concentration of hydrogen ion gradient across the membrane. Gradient across the membrane. अब इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या चीज मौजूद है, हाइड्रोजन आयन पंप, यानी कंसेंट ग्रेडियंट मौजूद है, फर्क मौजूद है। इसलिए ये हाइड्रोजन आयन यहां पे, मैंने कहा था इसका मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि ये हाइड्रोजन आयन असल में आ कहां से रहे, ये वाटर से ही आ रहे और ये हाइड्रोजन आयन। लेकिन एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा, क्या होगा, यहां हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, यहां हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, मूवमेंट खत्म। जब ये हाइड्रोजन आयन क्या इंपॉर्टेंट क्यों है मूव करना, इसलिए कि यहां पर बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद हैं जो क्या करते हैं, एडीपी और फॉस्फेट को आपस में ज्वाइन करते हैं। किसको यूटिलाइज करके, ये जो एनर्जी थी यहां पर, इसको यूटिलाइज करके। इसलिए क्या बनता है यहां पर, इस एनर्जी को यूटिलाइज करके एटीपी बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितने हाइड्रोजन आयन यहां से मूव करें तो आपको इतनी एनर्जी अवेलेबल हो कि एक एटीपी बन सके। तो इसके लिए आपको कितने हाइड्रोजन आयन, एक एटीपी के लिए कितने हाइड्रोजन आयन को यहां से मूव, एक हाइड्रोजन आयन जाएगा, कुछ एनर्जी दे जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन आएगा तो कुछ एनर्जी और ऐड कर देगा, तीसरा हाइड्रोजन आएगा तो पूरी एनर्जी हो जाएगी और फिर क्या बन जाएगा, एक एटीपी मॉलिक्यूल बन जाएगा। और इस प्रोसेस को आपने क्या कह दिया, फोटो फॉस्फोरिलेशन। अब आपको पता चल गया कि एक फोटोन की एनर्जी एटीपी बनाने में इस्तेमाल हो गई यहां पे, और दूसरी फोटोन की एनर्जी एनएडीपी को NADPH2 में रिड्यूस करने में इस्तेमाल हो गई। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर आ गया। वो प्रॉब्लम क्या आ गया, वो प्रॉब्लम ये आ गया कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन यहां आते जाएंगे, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहां बराबर हो जाएगी, और जब बराबर हो गई तो फिर मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन नहीं होगी। मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन नहीं होगी तो एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगी, और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अब क्या करना है, ये जो आपको सीधे साधे से पीक्यू साहब नजर आ रहे हैं, ये डबल एक्शन ब्राइट है। ये डबल एक्शन ब्राइट क्या करते हैं, ये फिक्स नहीं है, ये ऐसे मूव करते रहते हैं यहां पे, इस मेम्ब्रेन में, क्रॉस दी मेम्ब्रेन। जब ये यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, और जब ये यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो अपने साथ किसको लगा रहे हैं, इस हाइड्रोजन आयन को यहां लेते जा रहे हैं। जब ये PQH इलेक्ट्रॉन तो ये यहां दे देते हैं, लेकिन PQH साहब जब यहां पहुंचते हैं तो हाइड्रोजन आयन दोबारा कहां छोड़ देते हैं, यहां छोड़ देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, यहां हाइड्रोजन आयन बढ़ नहीं पाते, यानी कम रहते हैं, और यहां हाइड्रोजन आयन ज्यादा रहते हैं, और कंटिन्यूअस मूवमेंट चलती रहती है जब तक फोटोलाइसिस का प्रोसेस होता रहता है। ये प्रोसेस होता रहता है, ये सारी चीजें चलती रहती है।
अब मैंने कहा था कि यूजुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है। यूजुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉग यानी इलेक्ट्रॉन कभी भी वापस घर नहीं है। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये कंडीशन सैचुरेटेड हो जाती है। जब कंडीशन सैचुरेटेड हो जाती है तो फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन यहां से फिर दोबारा यहां आ जाते। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से गए यहां आए या ये सिस्टम ही नहीं हुआ या यहां सैचुरेशन हो गई तो फिर इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाएंगे, यानी ये बास्केट भर गई तो फिर इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां से यहां आ जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां से यहां आ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ, जो कि रियरली होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, या लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, खासतौर पे साइनोबैक्टीरिया में या कुछ एल्गी में, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। मुझे उम्मीद है कि ये जिसको आप बहुत मुश्किल मुश्किल सी बातें समझ रहे थे, ये अब आपके लिए आसान आसान हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जैसा कि मुझसे क्वेश्चन करके मैसेजेस के जरिए मालूम कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज